नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज के इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं अपने पर्सनल लाइफ में चल रहे कुछ उथल पुथल के बारे में आप सबको बताना चाहता हूं। मैं कुछ फैमिली इमरजेंसी से गुजर रहा हूं और इस वक्त मेरे परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है। तो इस वजह से पिछले 2-3 दिनों से मेरा वीडियो आप लोगों के सामने नहीं आ पा रहा है, क्योंकि मैं छुट्टी पर ज़्यादा था और अभी फिर से मैं बाहर जा रहा हूं और मैं अब ट्रैवल करने वाला हूं विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। तो विशाखापट्टनम के अपने इस दौरे की वजह से मैं तकरीबन 1 हफ्ते आप लोगों के सामने हाजिर नहीं हो पाऊंगा। तो जाहिर है इन 1 हफ्तों में कोई वीडियो, कोई कहानी मेरी ओर से नहीं आएगी। तो आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरी इस गैर हाज़िरी को आप माफ़ करें, और जैसे ही मैं ड्यूटी रिज्यूम करूंगा आप लोगों के सामने फिर से रेगुलरली अपनी स्टोरीज़ के साथ हाजिर होऊंगा। तो आई होप कि आप मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू को, मेरी इस तकलीफ़ को समझेंगे और मुझे पहले की तरह ही अपना प्यार देते रहेंगे जिस तरह अब तक आप देते आए हैं। आइए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। आज जो वाक़या मैं आप सबको बताने वाला हूँ इसका ताल्लुक़ महाराष्ट्र से है, महाराष्ट्र के पुणे से, और घटना है इसी साल के मार्च महीने की। तारीख है 2 मार्च 2023। पुणे में खादकी नाम की एक जगह है और इस खादकी नाम की जगह से 2 मार्च 2023 को एक बड़ी दुखद खबर सामने आती है। खादकी में एक पर्टिकुलर रोड से एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर अपनी गाड़ी के साथ गुजर रहा होता है, अपने ऑटो रिक्शा के साथ गुजर रहा होता है। तब तक उसकी नज़र एक सुनसान इलाके में एक पेड़ के नीचे पड़ी एक बच्ची की लाश पर जाती है। ऑटो रिक्शा ड्राइवर पेड़ के नीचे एक ह्यूमन बेबी की लाश देखकर जो है वो घबरा जाता है, वो सोच में पड़ जाता है कि यह क्या मामला है। फिर वो उस पेड़ के करीब पहुंचता है और दूर से ऑब्वियसली उसे लाश जैसी बात लग रही थी। करीब जाकर जब वो देखता है कि वाकई एक छोटी सी बच्ची जो है मृत हालत में पड़ी हुई है, तो फिर वो फ़ौरन आसपास के लोगों को इसके बारे में बताता है और पुलिस को भी खबर दी जाती है। पुणे के उस इलाके की पुलिस, खादकी इलाके की पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है और छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र तकरीबन 3 साल की थी, उसकी लाश वहाँ से पुलिस बरामद करती है। और इसी के साथ पुलिस इस सिलसिले में आईपीसी की धारा 302 यानी 302 के तहत कत्ल का एक केस दर्ज करती है और बच्ची की लाश को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है। जिस तरह से वो डेड बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई थी, वो देखकर इतना तो साफ था कि ये मामला कोई नेचुरल डेथ का या कोई एक्सीडेंट का नहीं था, बल्कि इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी और किसी ने इस बच्ची की हत्या की थी। लेकिन हत्या करने वाले कौन थे और इतनी छोटी सी बच्ची की जान उन्होंने क्यों ली, ये बहुत बड़ा सवाल था। पुणे पुलिस मामले की नज़ाकत को देखते हुए, मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच जो है वो लोकल पुलिस स्टेशन से लेकर क्राइम ब्रांच के हवाले कर देती है और अब क्राइम ब्रांच ही इस मामले को आगे इन्वेस्टिगेट करती है। इस बीच पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये क्लियर हो जाता है कि बच्ची की हत्या स्ट्रैंगुलेशन से यानी उसकी गला घोंट कर की गई है और बच्ची के शरीर पर कुछ चोट के निशान भी पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स को, यानी जो फॉरेंसिक मेडिसिन के एक्सपर्ट हैं, उन लोगों को नजर आती है। तफ्तीश आगे बढ़ने के लिए इस मामले में जो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन आप कह लीजिए, शर्त है, वो ये है कि बच्ची की पहचान पता हो। अगर बच्ची की पहचान ही नहीं पता होगी तो पुलिस आगे तफ्तीश कैसे कर पाएगी। तो बच्ची की लाश के पास से ऐसा कोई बिलोंगिंग, ऐसी कोई चीज़ बरामद नहीं होती जिससे उस बच्ची की पहचान पता हो पाती। ऐसे में क्राइम ब्रांच ये तय करती है कि वो अलग अलग दूसरे तरीक़ों से इस मामले की तफ्तीश आगे बढ़ाएगी और एक साथ कई टीमों को खादकी इलाके में, जिस जगह पर इस बच्ची की डेड बॉडी मिली थी, उसके आसपास के इलाके में यानी उसके सराउंडिंग में जितने सीसीटीवी कैमरे हैं उसकी एग्जामिन के लिए क्राइम ब्रांच की अलग अलग टीमों को लगाया जाता है। और ये टीमें आसपास के इलाके में पिछले 2 दिनों के अंदर जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उसके फुटेज एक्वायर करके, उसके फुटेज अपने कब्जे में लेकर उसकी छानबीन शुरू करती है, उसकी जांच शुरू करती है। और इस कोशिश में पुणे पुलिस को बड़ी कामयाबी मिलती है। पुलिस ये देखती है कि खादकी रेलवे स्टेशन के पास से 2 लोग, एक पुरुष और एक महिला, एक बच्ची को 3 साल की या 4 साल की
वो तो जाहिर है सीसीटीवी फुटेज में इतना क्लियरली एज के बारे में तो नहीं पता चल सकता, क्योंकि इतनी साफ तस्वीरें तो नहीं होती, लेकिन एक बच्ची को गोद में लेकर एक कपल जो है वहाँ से खादकी रेलवे स्टेशन के पास से खादकी बाजार की तरफ जाता हुआ दिखता है। और इसे देखकर पुलिस को लगता है कि हो सकता है कि ये कपल इस बच्ची के मर्डर के पीछे हो, और ये भी हो सकता है कि ये बच्ची जो इस कपल की गोद में है शायद इसी का कत्ल हुआ हो। लेकिन इस चीज़ को वेरीफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक इनिशियल क्लू या इनिशियल फुटेज क्राइम ब्रांच के हाथ लगता है। फिर क्राइम ब्रांच की जो अलग अलग टीमें मामले की जाँच कर रही होती है, वो और अलग अलग जगहों के फुटेज जो है वो एक्सप्लोर करती है, और इसी कोशिश में पुलिस को एक और कैमरे से इसी कपल का एक दूसरा सीसीटीवी फुटेज नज़र आता है। और हैरानी की बात यह है कि जो दूसरा कैमरा है उस कैमरे में ये कपल जो है वो वापस आता हुआ दिखता है, लेकिन उसमें बच्ची जो है वो इस कपल के पास से, इस जोड़े के पास से गायब नज़र आती है। कहने का मतलब ये कि एक कपल जो खादकी रेलवे स्टेशन से खादकी बाज़ार की ओर जाता हुआ दिखा था, उस समय उस कपल के हाथ में, उस जोड़े के हाथ में एक बच्ची थी, गोद में एक बच्ची थी, लेकिन जब वो कपल जो है वो वापस आ रहा था उस समय उनके पास वो बच्ची नहीं थी। और ये अपने आप में एक संकेत था, या ये अपने आप में एक हिंट था कि हो सकता है कि इस केस में इन दोनों लोगों का हाथ हो, इस पुरुष और इस महिला का हाथ हो। लेकिन उन्हें पकड़ पाना पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज से उनकी आइडेंटिटी क्लियरली इस्टेब्लिश नहीं हो पा रही थी, चेहरे भी साफ साफ नज़र नहीं आ रहे थे। तो पुलिस जो है अब कोशिश करने लगी कि किसी तरह इनकी पहचान पता हो, और इसके लिए पुलिस ने अपने मुखबिरों को, अपने इन्फॉर्मर्स को आसपास के इलाकों में एक्टिव किया, और साथ ही इस जोड़े के बारे में और ज़्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश पुलिस करने लगी। इसी बीच पुलिस ने उसी सीसीटीवी फुटेज को एक बार री एग्जामिन करने का फैसला किया, ताकि उसी फुटेज से कोई और क्लू या कोई लीड अगर पुलिस को नज़र आ जाए तो फिर पुलिस उस हिसाब से आगे तफ्तीश बढ़ाए। और जब उन फुटेज को री एग्जामिन पुलिस ने किया तो पुलिस की नज़र एक ख़ास चीज़ पर गई, और ये ख़ास चीज़ थी उस जोड़े में जो पुरुष था, जो मेल मेंबर था, उसके जैकेट पर लिखा हुआ एक नाम या एक टैग लाइन, जो भी आप कहें। और वो जो लिखा हुआ था जैकेट पर, वो देखकर पुलिस को लगा कि इस चीज़ के ज़रिए इन लोगों की पहचान पता की जा सकती है, इन तक पुलिस पहुंच सकती है। तो क्राइम ब्रांच ने जैकेट पर लिखा हुआ देखा, संघर्ष ग्रुप खीरपुरी। खीरपुरी बेसिकली महाराष्ट्र में ही अकोला ज़िले में बालापुर तालुका है, और उसी बालापुर तालुका में एक गांव है जिस गांव का नाम है खीरपुरी। तो ये जो खीरपुरी गांव है, उसी गांव के किसी संघर्ष ग्रुप का नाम या स्टिकर, जो भी आप कहें, वो उस आदमी के जैकेट पर लगा हुआ था, जो आदमी एक महिला के साथ 3 या 4 साल की छोटी सी बच्ची को लेकर सीसीटीवी फुटेज में आता जाता हुआ कैद हुआ था। तो अब पुलिस ने तय किया कि वो अकोला जाकर खीरपुरी गांव पहुंचकर इन लोगों के बारे में और जानकारी जुटाएगा और पता करने की कोशिश करेगा कि क्या ये लोग इसी गांव से है या नहीं है। हालांकि जो जैकेट के ऊपर विलेज का नाम लिखा हुआ था, उसे देखकर तो पुलिस को तकरीबन ये बात कंफर्म हो गई थी कि ज़रूर इनका रिलेशन, इनका कोई कनेक्शन उस विलेज से ज़रूर होगा। लेकिन उसको कंफर्म करना और उन लोगों की पहचान पता करना भी पुलिस की जिम्मेदारी थी। सिर्फ एज्यूम कर लेने से तो काम चलना नहीं था। तो पुलिस की एक टीम जो है वो बालापुर तालुका पहुंची, अकोला ज़िले के, और फिर खीरपुरी गांव पहुंची, और ये सीसीटीवी फुटेज और उसके स्टिल फोटोग्राफ्स के साथ पुलिस की टीम ने वहां गांव में जाकर इन दोनों लोगों के बारे में पता किया। और आपको जानकर ये अच्छा लगेगा कि इन दोनों लोगों की पहचान जो है वहाँ स्टैब्लिश हो गई, पता चल गई। ये जो लड़का था, जो मेल मेंबर था, उसका नाम था संतोष देवमन जामनिक, और उसकी उम्र थी 26 साल, जबकि उसके साथ जो महिला थी उसकी उम्र 32 साल की थी। लेकिन महाराष्ट्र की पुलिस ने, पुणे की पुलिस ने उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की है, उसकी आइडेंटिटी जो है वो नहीं बताई है। लेकिन इतना क्लियर हो गया है कि वो महिला भी उसी गांव की थी जिस गांव का ये संतोष देवमन जामनिक था। यानी 32 साल की उस महिला के साथ 26 साल का संतोष जो है वो खीरपुरी का ही रहने वाला था, और वो लोग पुणे के इस खादकी इलाके में एक बच्ची के साथ देखे गए थे। ये बात एस्टेब्लिश हो गई, क्लियर हो गई, उनकी पहचान साफ हो गई। और जब पुलिस ने छानबीन की तो पुलिस को उस महिला के बारे में कुछ जानकारी मिली,
और ये जानकारियाँ बहुत इम्पॉर्टेंट थी। वो जानकारी ये थी कि ये महिला पहले से शादीशुदा थी, लेकिन उसका पति जो है वो शराब का लती था, शराब पीता रहता था, जिसकी वजह से उसकी अक्सर अपनी बीवी से यानी इस महिला से लड़ाई होती थी और इन्हीं लड़ाई झगड़ों के चक्कर में ये महिला अब अपने पति से अलग रहती थी। इस महिला के कुल 4 बच्चे हैं और उन 4 बच्चों में 3 साल की वो जो छोटी सी बच्ची थी वो सबसे छोटी थी। तो इस महिला ने अपने बाकी जो 3 बच्चे हैं उनको अपने पेरेंट्स के पास वहीं गांव में, खीरपुरी गांव में छोड़ दिया था, लेकिन 3 साल की उस बच्ची को लेकर वो माइग्रेट हो गई थी पुणे, और पुणे आई थी अपने ही गांव के एक लड़के संतोष देवमन जामनिक के साथ। बेसिकली संतोष देवमन जामनिक के साथ उसका रिलेशनशिप था, और आप इसको प्यार कह लें या इलिसिट रिलेशन कह लें, जो आप मतलब उचित लगे आप वो कह सकते हैं, क्योंकि विदाउट डाइवोर्स हिंदू मैरिज एक्ट जो है उसके मुताबिक अगर बगैर तलाक लिए हुए कोई महिला या कोई पुरुष किसी दूसरे पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में रहता है तो ऑब्वियसली वो कानूनन सही नहीं है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो ऐसे में इस रिलेशनशिप को आप इलिसिट रिलेशनशिप कह सकते हैं। तो खैर वो महिला संतोष देवमन जामनिक के साथ पुणे आ गई थी और पुणे में ही रह रही थी, लेकिन 3 साल की ये जो बच्ची थी ये उस महिला और उसके प्रेमी के रिलेशनशिप के बीच में, उनके प्यार के बीच में आड़े आ रही थी। अब आप पूछेंगे कि 3 साल की छोटी सी बच्ची कैसे अड़ंगा लगा सकती है दोनों के रिलेशनशिप में, लेकिन सच्चाई यही है कि अड़ंगा वो बेचारी तो नहीं लगा सकती, लेकिन अगर कोई एज्यूम कर ले कि इसकी वजह से हमें दिक्कत हो रही है आज़ादी से ज़िंदगी जीने में, तो फिर इस बीमारी का या इस शिकायत का तो कोई हल नहीं है। अब ये एक ऐसी माँ थी जिसको अपनी इस छोटी सी बच्ची पर भी दया नहीं आई, और उसको लगा कि ये बच्ची जो है मेरे ज़िंदगी में कांटे की तरह चुभ रही है, मैं अपने प्रेमी के साथ आज़ादी से, पूरी खुशहाली से ज़िंदगी नहीं जी पा रही हूँ, मेरा वक्त जो है इसी बच्ची के साथ संभाल में गुजर जाता है, तो क्यों न इस बच्ची की हत्या कर दी जाए। फिर उन दोनों ने मिलकर इस छोटी सी बच्ची की हत्या की प्लानिंग की, और उन्होंने उसी खादकी इलाके में बच्ची को एक सुनसान जगह पर वो लेकर गए, जहाँ पर उन्होंने गला घोंटा, बच्ची को मारा पीटा भी गुस्से के मारे, और फिर उसकी हत्या करके, स्ट्रैंगुलेट करके उसकी लाश एक पेड़ के नीचे फेंक दी। और उसकी लाश फेंकने के बाद वो दोनों वहाँ से फरार हो गए, और उन्हें पूरा यकीन था कि वो कभी नहीं पकड़े जाएंगे, क्योंकि बच्ची की पहचान भी कभी इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगी। बच्ची के साथ ऐसी कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट या कोई बिलोंगिंग उन लोगों ने वहाँ पर छोड़ी नहीं थी। लेकिन अब गुनहगार खुद को तो चालाक समझते ही हैं, लेकिन हकीकत यही है कि गुनहगार कितना भी चालाक क्यों ना हो, कानून और पुलिस जो है आखिरकार उन तक पहुँच जाती है। तो ये मामला भी कुछ ऐसा ही हुआ। सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए पुलिस उन तक पहुंची, और फुटेज में भी संघर्ष ग्रुप खीरपुरी लिखा हुआ जैकेट पहनना कातिलों के लिए, उन दोनों के लिए जो है वो समझ लीजिए कि उनके ताबूत में आखिरी कील साबित हुई, और ये जो जोड़ा है, ये जो कपल है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुणे की क्राइम ब्रांच ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। हैरानी होती है कि कोई माँ ऐसा विभत्स, ऐसी जघन्य घटना को कैसे अंजाम दे सकती है। वाकई इस तरह के वाक्यों, इस तरह के किस्सों को सुनकर ही लगता है कि ये वाकई कलयुग है। एक कहावत है जो पुराने ज़माने में ही थी, क्योंकि अब तो वो कहावत जो है बेमानी हो गई है, वो ये है कि पूत कपूत भले हो जाए, माता कुमाता नहीं हो सकती। कहने का मतलब ये कि औलाद तो कई बार बिगड़ जाती है, और औलाद जो है अपने माँ बाप के साथ धोखा भी करती है, लेकिन माँ बाप, खासकर माँ, अपने बच्चे को कभी छोड़ नहीं सकती और उसके साथ कभी कोई ज़्यादती या धोखा नहीं कर सकती। लेकिन ये कहावत भी इस तरह के केस स्टडीज़ को देखकर लगता है कि बेमानी साबित होती है। तो खैर ये कहानी यहीं तक। चूँकि मैं अभी रेगुलर नहीं हूँ, जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरुआत में ही बताया था, तो मेरा प्रीवियस वीडियो भी जो है वो आए हुए 1-2 दिन हो गए हैं, तो इसीलिए मैं कोई कमेंट या आप लोग जो अपनी राय लिखकर भेजते हैं, कोई राय यहाँ पर मेंशन नहीं कर पा रहा हूँ। और इस वीडियो के बाद भी चूँकि एक ब्रेक रहेगा तकरीबन हफ्ते भर का, तो आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अपना प्यार जिस तरह आप पहले मुझे देते रहे उस तरह दीजिए। जब मैं फिर वापस रिज्यूम करूँगा, उसके बाद मैं अपनी कहानियों की भी शुरुआत करूँगा, और आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के राय फिर से पढ़ने, और जो हम लोगों की एक परंपरा चली आ रही है 2-वे कम्युनिकेशन की, उसको मैं बरकरार रखूँगा। तो फिलहाल इन्हीं बातों के साथ आपको छोड़े जाता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। मैं फिर हाजिर होऊंगा
जल्द ही। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।